इतिहास की अनूठी दुनिया में आपका अभिनंदन। इतिहास पाठ में आज हम पढ़ेंगे पाठ सनातनता की इतिहास चेतना का दूसरा भाग। मेरे पास जो पुस्तक है उसका नाम है इतिहास के सवाल, जिसे लिखा है प्रोफेसर नंदकिशोर आचार्य ने। मित्रों, हम जानते हैं कि हम इतिहास को जिस पद्धति से, जिस रीति से पढ़ रहे हैं, वह हमें पश्चिम से मिली है। हम यह भूल गए कि भारत की भी एक इतिहास चेतना है। चाहे पश्चिम के विद्वान कुछ भी कहें या उनका अनुसरण करने वाले भारत के विद्वान कुछ भी कहें, लेकिन भारत की सनातन संस्कृति में इतिहास की जो चेतना समाहित है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। हम जब भी इतिहास दर्शन पढ़ते हैं तो हमारे सामने जो नाम होते हैं वे पश्चिम के दार्शनिकों के नाम होते हैं। उनकी ही अवधारणाओं का हम विस्तार करते हैं। हमारे सामने उदाहरण भी यूरोप के होते हैं या अमेरिका के होते हैं। मित्रों, भारतीय सनातन संस्कृति की एक इतिहास चेतना है। इस ओर ध्यान दिलाने का काम किया है प्रोफेसर नंदकिशोर आचार्य ने। पिछले अंक में मैं बता चुका हूं कि भारत को यदि हम थोड़ा सा भी ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि यहाँ के लोग कोई भी काम ऐसा नहीं करते जो संवत्सर, मास, पक्ष, तिथि, वार, नक्षत्र आदि से जुड़ा हुआ न हो। चाहे हम अपने लोगों की मृत्यु की बरसी मना रहे हों या श्राद्ध कर्म कर रहे हों, या हम तीर्थ स्थलों पर जाकर अपने पूर्वजों का विवरण देख रहे हों बहियों में, हम कहीं न कहीं इतिहास की चेतना में होते हैं। यही बात प्रोफेसर आचार्य कहना चाहते हैं। मैं उनके लिखे हुए को पढ़कर सुना रहा हूं। दूसरा भाग, भारतीय इतिहास चेतना में पौराणिक या मिथकीय चेतना का समावेश वस्तुतः इतिहास का नकार नहीं, बल्कि उसे सनातनता के आयाम में स्थित करने का प्रयास है। अंततः प्राकृतिक देश काल के विस्तार में मानवीय चेतना की गति की एक सीमा होती है और उससे परे जाकर संपूर्ण देश काल की परंपरा में अपनी अवस्थिति की पहचान के लिए अन्य युक्तियों या विधाओं की जरूरत होती है। इसलिए अज्ञेय कहते हैं, दिक्काल का प्रस्तार जब मुट्ठी से फिसलने लगता है तब उसको पकड़ में आने लायक बनाने के लिए हमें खास मगर अत्यंत लचकीली दूरी की आवश्यकता होती है। जब हम ऐसा करते हैं तो वस्तुतः देश काल को उसकी समग्रता में पकड़ने की एक युक्ति का औचित्य ही सिद्ध करते हैं। पौराणिक कल्पना ज्ञात इतिहास अर्थात देश काल को अज्ञात या अज्ञेय देश काल से जोड़ने या कहें कि ऐतिहासिकता को नकारने का नहीं, बल्कि उससे गुजरकर सनातनता के बोध की सिद्धि की विधि है। जब हम अपने को किसी ऋषि के गोत्र से जोड़ते हैं तो अपने अतीत या पूर्वजों को नकारते नहीं, बल्कि ज्ञात अतीत को अज्ञात अतीत से जोड़ने का प्रयास करते हैं। और यह जुड़ाव ऐसा है कि कुछ नए तथ्यों के ज्ञात हो जाने पर भी उसकी सार्थकता में कोई अंतर नहीं पड़ता। यहाँ
यह प्रश्न भी विचारणीय है कि कल्पना की यथार्थ के बोध में कोई भूमिका है या नहीं। कल्पना भी यदि सभी मानवीय कार्य व्यापार को उसी तरह प्रभावित करती है जिस प्रकार यथार्थ या तथ्य, तो इतिहास चेतना में उसकी उपेक्षा का औचित्य क्या है? कल्पना यदि सभी समाजों में तथ्य के रूप में न केवल स्वीकार्य होती, बल्कि उसकी कल्पना यदि सभी समाजों में तथ्य के रूप में न केवल स्वीकार्य होती, बल्कि उन समाजों की क्रियाशीलता की प्रेरणा बनती है, तो वह इतिहास चेतना का ही एक आयाम क्यों नहीं है? यदि ऐतिहासिक तथ्य का तात्पर्य वह तथ्य है जिसने मानव की चेतना को प्रभावित किया हो, तो हमें अपनी ऐतिहासिक सामग्री पर पुनर्विचार करना होगा और यह प्रकारांतर से हमारी इतिहास दृष्टि का भी पुनः परीक्षण होगा। एक इतिहास वह है जो पुरातात्विक और पुरालेखीय सामग्री के आधार पर समझा जाता है, लेकिन ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मानव समाज की चेतना में तो रहती हैं, पर उनके लिए कोई पुरातात्विक और पुरालेखीय आधार हमें प्राप्त नहीं होता। इस तरह की बातों को हम इतिहास के रूप में क्यों स्वीकृति नहीं देते? इतिहास का अध्ययन यदि मनुष्य की चेतना की यात्रा और उस पर पड़े प्रभावों का अध्ययन है, तो हमें उन घटनाओं को अधिक महत्व देना होगा जो हमारी चेतना में अभी तक विद्यमान हैं और इसलिए हमारे कार्यों को अब भी प्रभावित करती हैं। साथ ही यह स्वीकार करना होगा कि व्यक्ति चित्त या सामूहिक चित्त में जो कुछ घटित होता है वह भी घटना ही है, क्योंकि अंततः यथार्थ वही है जो मानवीय चित्त में जाने अनजाने आभासित होता है और उसे प्रभावित करता है। इसलिए यदि भारतीय चित्त अपने वास्तविक अतीत को सुदूर और अज्ञात अतीत से जोड़ते हुए अपने को एक सनातन देश काल परंपरा में अवस्थित करता है, तो जैसे यह उसके अपने होने का नकार नहीं है, उसी तरह उसके अपने अतीत का भी नकार नहीं है। यह अपने को और अपने अतीत को सनातनता का एक अतिरिक्त आयाम देना है। इतिहास केवल अतीत का इतिवृत्त ही नहीं है। यदि वह इतना ही होता तो उसके अध्ययन की सार्थकता एक कुतूहल का शमन करने तक ही सीमित होती। मात्र अतीत वर्णन को इतिहास नहीं कहा जा सकता। वह इतिहास तभी है जब वह तथ्यों के पीछे सक्रिय नियमों को जानना चाहता है। यहाँ डॉक्टर गोविंद चंद्र पांडे का यह कथन याद रखने लायक है कि इन नियमों को घटनावत यथार्थ नहीं कहा जा सकता और न उन्हें मानवीय स्वभाव और सामाजिकता के एक स्थिर संदर्भ के बिना खोजा जा सकता है, और यह भी कि जो भी इतिहास घटनाओं के अतिरिक्त उनकी व्यवस्थाओं और नियमों को खोजता है, वह संभावनाओं को अनिवार्यतया अंतर्भुक्त करता है। तात्पर्य यह है कि अतीत का वही अध्ययन इतिहास है जो देश काल में हो रहे परिवर्तनों के नियमों को समझने का प्रयास करता है और उन नियमों के सहारे सिर्फ अतीत को ही नहीं, भविष्य को भी संकेतित करता है। आधुनिक इतिहास दृष्टि इसलिए अतीत के आधार पर मानवीय भविष्य की दिशा की ओर संकेत करती है और मनुष्य के तदनुरूप आचरण को ही वैज्ञानिकता कहती है। क्या भारतीय संस्कृति सिर्फ सनातनता पर जोर देती है और परिवर्तनों की अवहेलना करती है? क्या इन परिवर्तनों की पृष्ठभूमि में सक्रिय नियमों की खोज वहां पाई जाती है? इस दृष्टि से देखें तो भारतीय संस्कृति की इतिहास चेतना के बीज सांख्य दर्शन में दिखाई देते हैं। सांख्य दर्शन सृष्टि को त्रिगुणात्मक प्रकृति का परिणाम मानता है और इस त्रिगुणात्मकता के सहारे ही
सभी प्राकृतिक और मानवीय कार्य व्यापारों की व्याख्या करना चाहता है। गीता एक वेदांती ग्रंथ है, पर वहां भी त्रिगुणात्मक प्रकृति की इस सांख्य अवधारणा को स्वीकार कर लिया गया है, क्योंकि प्राकृतिक और मानवीय इतिहास की इतनी तर्क संगत व्याख्या और कहीं दिखाई नहीं देती। प्रकृति स्वभाव से त्रिगुणात्मक है। प्रकृति स्वभाव से त्रिगुणात्मक है और सत्व, रजस और तमस की आंतर क्रियाओं के आधार पर हम सभी प्राकृतिक परिवर्तनों को समझ सकते हैं। सांख्य की मान्यता है कि सभी मानवीय कार्य व्यापारों और स्वभाव की इस त्रिगुणात्मकता के आधार पर व्याख्या की जा सकती है, क्योंकि अपनी इंद्रियों और मन, बुद्धि, अहंकार के माध्यम से पहचाने जाने वाला सक्रिय व्यक्ति भी वस्तुतः प्रकृति ही है। सांख्य की मान्यता है कि सभी मानवीय कार्य व्यापारों और स्वभाव की भी इस त्रिगुणात्मकता के आधार पर व्याख्या की जा सकती है, क्योंकि अपनी इंद्रियों और मन, बुद्धि, अहंकार के माध्यम से पहचाने जाने वाला सक्रिय व्यक्ति भी वस्तुतः प्रकृति ही है। मार्क्सवादी दर्शन में जिस तरह प्रकृति का नियम होने के कारण द्वंद्वात्मकता मानवीय इतिहास की प्रक्रिया को भी संचालित करती है और भौतिकता आर्थिक प्रक्रिया का रूप ग्रहण कर लेती है, उसी प्रकार सांख्य दर्शन में प्रकृति की त्रिगुणात्मकता मानवीय क्रियाशीलता में प्रकट होती और उसकी आंतर क्रियाओं के सहारे हम मानवीय विकास को समझ सकते हैं। आधुनिक शब्दावली में जिसे विकासवाद कहा जाता है, वही सांख्य की शब्दावली में परिणामवाद कहलाता है। यहाँ सांख्य दर्शन की सूक्ष्मताओं और विस्तार में जाने का अवसर नहीं है। यहाँ सांख्य दर्शन की सूक्ष्मताओं और विस्तार में जाने का अवसर नहीं है, पर मानवीय कार्य व्यापार में त्रिगुणात्मकता को समझने के लिए यह कहा जा सकता है कि वैसे तो तीनों ही गुण सदैव उपस्थित रहते हैं, पर उनकी आंतर क्रियाओं में जब जिसकी प्रधानता होती है, उसी के अनुसार मानवीय क्रियाशीलता परिचालित होती है। अहंकार चेतना पर पड़ने वाले प्रभावों का वैयक्तिकीकरण है। अहंकार चेतना पर पड़ने वाले प्रभावों का वैयक्तिकीकरण है, और जैसा कि डॉक्टर राधाकृष्णन स्पष्ट करते हैं, जब अहंकार सत्व से शासित होता है तो हम सत्कार्य करते हैं, रजस से नियमित होने पर बुरे कार्य और तमस से नियमित होने पर जड़तापूर्ण कार्य करते हैं। यह बात डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपनी किताब इंडियन फिलॉसफी में कही है, इंडियन फिलॉसफी के दूसरे भाग में। इस त्रिगुणात्मकता के आधार पर न केवल इतिहास के विभिन्न कालखंडों और उनमें व्यक्त मानवीय क्रियाशीलता के रूप व्याख्येय हैं, बल्कि मानवीय भविष्य के भी कुछ संकेत मिल जाते हैं। वैयक्तिक अहंकार की तरह जातीय, राष्ट्रीय, सांप्रदायिक या सामूहिक अहंकार के अन्य रूप हो सकते हैं, और वे सत्व, रजस या तमस में किस गुण से नियमित होते हैं, इस आधार पर उनके आचरण के बारे में भविष्य संकेत हम कर सकते हैं। एक इतिहासकार के रूप में जब हम किसी देश काल विशेष पर मूल्य निर्णय करते हैं, एक इतिहासकार के रूप में जब हम किसी देश काल विशेष पर मूल्य निर्णय करते हैं, तो वहाँ हमारा स्थिर संदर्भ सत्व, सत्कार्य अथवा धर्म रहता है, जैसा कि मार्क्सवादी इतिहास दर्शन में क्रांति या विकासवादी इतिहास दर्शन में मानवीय जीवन के चरम विकास की कोई परिकल्पना। शायद यही कारण है कि भारतीय संस्कृति जब इतिहास की चक्रीय अवधारणा करते हुए
उसके 4 युगों में विभाजन को देखती है। शायद यही कारण है कि भारतीय संस्कृति जब इतिहास की चक्रीय अवधारणा करते हुए उसे 4 युगों में विभाजित करती है तो उनकी पहचान और व्याख्या वह धर्म के आधार पर करती है। चारों युग त्रिगुणात्मक प्रकृति के विभिन्न यौगिकों क्रम परिवर्तनों पर आधारित हैं, क्योंकि उन्हीं के अनुसार धर्म व्यवहार के विभिन्न स्तर व रूप बनते हैं। धर्म एक व्यक्ति के आचरण की भी कसौटी है और एक समूह या देश काल के आचरण की भी। तो मित्रों, यह था आज का इतिहास पाठ। फिर मिलेंगे। नमस्कार।